गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ विद्यालय की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा संघीय कार्यपालिका के बारे में हमने बात की थी कि संघीय कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री इनके द्वारा मिलकर बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको 5.1 में बता दिया था। 5.1 का तात्पर्य क्या था कि पांचवें लेसन का फर्स्ट वीडियो था वो। अब आगे आज हम बात करेंगे 5.2। कहने का मतलब उसके बाद का आगे सेकंड वीडियो जो है इस लेसन का, उसमें जो न्यू पॉइंट है आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है राष्ट्रपति। कहने का मतलब राष्ट्रपति पद, कि राष्ट्रपति क्या होता है, किस प्रकार से उसके निर्वाचन होता है, कौन कौन सी विधियां उसमें काम में ली जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखेंगे, मैंने शुरू में बता रखा है राष्ट्रपति पॉइंट डाल के अनुच्छेद 52। तो कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 52 जिसका कि विस्तारित रूप याद दिया मैंने। हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि देश का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को कहते हैं। कहने का मतलब देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, तथा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले देखेंगे अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा, 52, उसके अनुसार वो किस बात की पुष्टि करता है, वो किस बात की व्याख्या करता है। तो अनुच्छेद 52 जो है वो इस बात की व्याख्या करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख, जो देश का क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख तथा प्रधान होगा, जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा और संवैधानिक प्रमुख तथा प्रधान होगा। अब आगे देखिए, इसमें राष्ट्रपति पद का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब जो राष्ट्रपति का पद है उसका वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है या कौन से तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो देखेंगे वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। फर्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे वो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। कहने का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 व 55 में किया गया है। कहने का मतलब जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसके निर्वाचन जो प्रणाली है उस निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख या निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 54 एवं 55 में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने के बाद रहेगा अनुच्छेद 54 एवं अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि अनुच्छेद 54 एवं 55 का संबंध बताइए। तो आप बताएंगे
गया। ठीक है, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो आपको उसमें बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 एवं अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 54, ध्यान रखना दोनों मैंने आपको पहले बता रखे हैं, अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 में अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 के बारे में बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 54 क्या है, इसी से संबंधित है। देखो, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संसद के निर्वाचित सदस्यों राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों राज्यों की विधान सभाओं से निर्वाचित सदस्यों दिल्ली एवं पांडिचेरी दिल्ली एवं पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों से मिलकर बना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 54 एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जो निर्वाचक मंडल है वो किससे मिलकर बनेगा? संसद के निर्वाचित सदस्यों से, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों से,
दिल्ली एवं पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों से मिलकर बना होगा। उसी के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको जिक्र किया है भारत के राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है या अनुच्छेद 52 किस बात की पुष्टि करता है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख एवं प्रधान होगा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 52। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे निर्वाचन प्रणाली की कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, एक कैसी प्रणाली के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 में किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करेंगे अनुच्छेद 54 जो आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 54 किस बात की पुष्टि करता है, निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा किया जाएगा और वो निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बना होगा, इसमें देखेंगे हम जो संसद के निर्वाचित सदस्य किससे मिलकर बनेगा, जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, दिल्ली एवं पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों से जो मिलकर बना है। ठीक है, वो इस राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में भाग लेते हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर। अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे निर्वाचन की विधि। सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा निर्वाचन की विधि कि भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। इसमें देखेंगे आप राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड जो विधि है निर्वाचन की विधि, उसके बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा किया जाएगा। कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा
या गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जाहिर सी बात है, हम जनरली अगर बात करते हैं तो यही बताते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण या मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और जिसको आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका निर्वाचन? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप की जब हम बात करते हैं, थर्ड स्टेप जो इसका है वो है कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में हम जहां बात करेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल इस तरह का होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। वह दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है तथा वह दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। कहने का तात्पर्य जहां कार्यकाल की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और किस प्रकार से होता है, तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है तथा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी वह दोबारा से चुनाव लड़े सकता है। ठीक है, ये था उसका कार्य। तो एक बार मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी देखेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 किस बात की पुष्टि करता है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख तथा प्रधान होगा। राष्ट्रपति पद का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब देखेंगे आगे हम कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पद का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख, जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन की प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया। इसमें किया गया है अनुच्छेद 54 व 55 में किया गया। क्वेश्चन अगर जहां पुटअप होता है तो आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। एक बार दोबारा से सुनना क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है।
तो आपको बताना है अनुच्छेद 54 व 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद है। अब इसमें देखेंगे हम अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है उसके तहत देखो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, कहने का मतलब अनुच्छेद 54 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। और उस निर्वाचक मंडल जो बनेगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे तथा कौन कौन उसमें अपना मतदान करेंगे? तो इसमें देखेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद में जो चुनकर सदस्य जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से के सदस्यों से मिलकर बना है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसके थर्ड स्टेप की, सेकंड स्टेप सॉरी, निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी है या कौन सी है। कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि बताइए, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि बताइए, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी है? इसमें आपको बताना है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य आपको बताना है जनरली बात, तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं कार्यकाल के बारे में कि भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा वह कितने समय तक राष्ट्रपति बना रह सकता है या कितने समय तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है? 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है तथा वह दोबारा भी चुनाव लड़े सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कोई व्यक्ति दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। कहने का मतलब वह दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसके अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। एक बार इसको उतार लें। आगे जो हमारा पॉइंट होगा वो है शपथ। नेक्स्ट मर्जर 4 पॉइंट है वो है शपथ। 4th पॉइंट शपथ। भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश
का मुख्य न्यायाधीश, जिसे कि आप सीजेआई भी कह सकते हैं। पद एवं गोपनीयता, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कहने का तात्पर्य है, इस पॉइंट को देखेंगे हम, शपथ कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ध्यान रखना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको इसमें बताना है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जिसे कि हम कहते हैं मुख्य सीजेआई। ठीक है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश। तो देखना इसमें भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश उसके पद एवं उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये था इसका फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5, त्याग पत्र। कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। अपना त्याग पत्र दे सकता है। कहने का मतलब त्याग पत्र की जब हम बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो आप इसमें बताएंगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। कहने का तात्पर्य भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ये था इसका नंबर 5 पॉइंट। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे जो छठा पॉइंट इसका महाभियोग। महाभियोग अर्थात पद से हटाना। महाभियोग का क्या होता है? पद से हटाना। शक्तियों के दुरुपयोग, शक्तियों के दुरुपयोग, कदाचार, संविधान का उल्लंघन, संविधान उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, आदि के
आरोप में ही राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया से समय से पूर्व हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है तथा जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। 61 में किया गया है। यह महाभियोग यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व कम से कम 14 दिन पूर्व 14 दिन पूर्व सूचित करके लाया जा सकता है। लाया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या की सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। पारित होना चाहिए।
अब हम देखेंगे इस पॉइंट को, महाभियोग प्रक्रिया तथा महाभियोग या पद से हटाना। इसमें हम देखेंगे कि शक्तियों के दुरुपयोग कहने का मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियां मिली हुई होती हैं उनके दुरुपयोग, कदाचार, संविधान का उल्लंघन आदि के आरोप में ही, कहने का मतलब अगर इनका उल्लंघन करेगा या इनके उल्लंघन का आरोप हो, शक्तियों के दुरुपयोग, कदाचार, संविधान का उल्लंघन आदि के आरोप में ही राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया से समय से पूर्व हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो आप बताएंगे कि शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में, कदाचार का दोषी पाए जाने की स्थिति में या संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में आदि के आरोप में ही राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया से समय से पूर्व हटाया जा सकता है तथा जिसका वर्णन, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, यह महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित करके लाया। कहने का मतलब संसद का कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, वो तभी महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है जब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करे। कहने का मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित करके लाया जा सकता है और महाभियोग के प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के, महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। कितने बहुमत द्वारा? 2/3 बहुमत के द्वारा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। तब जाकर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है या उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आपको इस प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको भी बताया है कि शक्तियों के दुरुपयोग, कदाचार, संविधान का उल्लंघन आदि के आरोप में ही राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया से समय से पूर्व हटाया जा सकता है तथा जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, तथा जिसका वर्णन किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। यह महाभियोग, यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित करके लाई जा सकती है और महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तभी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पद रिक्त होने की। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है पद रिक्त होने पर। पद रिक्त होने की स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त हो, अगर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का पद मृत्यु त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त हो, के कारण रिक्त हो जाए तो अगले 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है, और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब, बात कर रहे हैं हम अंतिम जो पॉइंट है इसका, पद रिक्त होने की स्थिति में कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या किया जाता है। तो इसमें देखेंगे, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पद पे रहते हुए, या वो अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाए आदि के कारण अगर रिक्त हो जाए तो अगले 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। कहने का मतलब, इन परिस्थितियों के कारण अगर किसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगले 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है, और उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त हो जाए तो अगले 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। तब तक के लिए जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में या उसके निर्वाचन की बातें, जिसमें मैंने आपको बता दी, उसके 7 पॉइंट्स बताए मैंने। ठीक है, आगे जो देखेंगे राष्ट्रपति होने की योग्यताएं, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।